तो स्टूडेंट्स मैं लेकर आया हूं इसका क्रोमोसोम का लेक्चर नंबर 2, जो कि क्रोमोसोम्स गुणसूत्र का लेक्चर नंबर 1 हो चुका था। आज हम देखने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र की आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है मेन स्ट्रक्चर, यानी उसकी संरचना। तो ये गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे कोई पौधा हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, हमारी सबसे छोटी इकाई कौन है? हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज सेल। सेल, या हम इसे कहते हैं कोशिका। इस कोशिका के अंदर बीचों बीच में पाया जाता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है। इस नाभिक अब बात आती है कि ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर में होते हैं कौन? एसिड, जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में, इसके पहले 2-3 दिन पहले जो लेक्चर्स तैयार हुआ था उसमें हमने देखा था डीएनए और आरएनए। इसके अंदर जो एसिड है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। इनके अपने काम है। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये डीएनए। इस डीएनए की बात करें तो यहां पर होंगे गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर होते हैं जीन्स, और ये जीन्स होते हैं किसके लिए जिम्मेदार? लक्षण के। तो आपने देखा है कि अपने जो गुण हैं वो हमारे माता पिता के गुणों से मेल खाते हैं। तो क्यों मेल खाते हैं? क्योंकि हम कैसे बने हैं ये बताओ। हम जब बने हैं तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल, मेल का होता है शुक्राणु और फीमेल का होता है अंडाणु। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणुओं की जो मिलने की क्रिया है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहा जाता है निषेचन। आपका ध्यान नहीं है? ठीक है। तो शुक्राणु अंडाणु मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है और इससे निर्माण होता है भ्रूण का। भ्रूण यानी एम्ब्रायो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भ्रूण का। और यह भ्रूण हमारी जो माता होती है, माता के गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में एक पतली नली से जुड़ा होता है, और उस पतली नली का जो एक सिरा है माता के गर्भाशय में जो होता है, जहां से जुड़ा है, वो प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक। वो प्लेसेंटा कहलाता है। और उसका जो दूसरा सिरा होता है ना नली का, हर कोई अपने पास चेक करे, हर किसी के पास नाभि होगी। नाभि हर किसी के पास है। तो वो भ्रूण का एक सिरा, जो एक सिरा है नली का, वो हमारी नाभि से, और एक सिरा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है, जिससे कि माता जो भी भोजन के रूप में लेती है वही हमें उसी नली के माध्यम से, नाभि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कब तक? जब तक 9 महीने नहीं हो जाते। 9 महीने गर्भ में रहते हैं अपने माता के। उसके बाद जब वो जन्म होता है तो वो जो नली होती है, उस नली के आपके बॉडी वाले भाग से उसको काट दिया जाता है और यहां बांध दिया जाता है, जिससे वो नाभि बनी है आपकी। ये बात ठीक है? तो बात को समझना है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किसी भी कोशिका, किसी भी ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे प्लांट भी क्यों ना हो, उसके सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? उसमें स्पेशल सब्सटेंस कौन सा है? डीएनए में गुणसूत्र और जीन्स लक्षणों के लिए क्या होते हैं? तो जब हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो ये जो शुक्राणु अंडाणुओं में जो क्रोमोसोम्स होंगे, इनमें जो डीएनए होगा, वही डीएनए कंबाइन होता है। वो डीएनए कंबाइन होता है जिससे माता और पिता दोनों के लक्षण कंबाइन होते हैं, और वो आते हैं अगली पीढ़ी में।
तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना अनुवांशिकी कहलाता है। इंग्लिश में उसको जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता है। किसके माध्यम से जाता है ये लक्षण? वो जाता है गुणसूत्र के माध्यम से, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता था, इसका पूरा हिस्ट्री जो है हमारे इसके पिछले लेक्चर में, जिसे हमने नाम दिया था क्रोमोसोम्स फर्स्ट। ठीक, 25/1 उसका था, 25वां लेक्चर, उसका पहला भाग। ये 25वें लेक्चर का भाग नंबर 2 है। यहां पर समझना है, ये कंसेप्ट हमारा मेन टारगेट नहीं। ये तो मैंने आपको केवल ये बताया है कि गुणसूत्र क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो गुणसूत्र दिखता कैसा है, क्या उसके स्ट्रक्चर है और क्या उसके मुख्य भाग है। अब कैसे बनाना है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, ये हम आपको सिखाते हैं। देखें, इसके स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहली बात है, आप यहां कुछ इस तरह से काम करें। सबसे पहले आप बना लें एक वी, बनाया आपने वी, और कुछ प्लेस देकर के वी को आप अपोजिट कर दें। वी को क्या कर दें हम? अपोजिट। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा करने के बाद ये जो वी की लाइन बनी हुई है, इससे आप कुछ इस तरह से ये इसके ठीक इसके पीक पॉइंट, इस पॉइंट तक आ जाएं, और बिल्कुल सेम तरीके से आप यहां से आ जाएं इसके ये तीनों बिंदु एक जैसे हो जाने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल वैसे यहां क्लियर। ऐसा होने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आप एक आयताकार छोटा सा भाग बनाएं। ठीक है, ये आयताकार छोटा सा भाग बनने के बाद फिर आप एक यहां पर बीच से एक लाइन खींचें, या ऐसा ना करें, यहां मैं एक पॉइंट बना देता हूं ऐसे 2। करना क्या है देखिए, अब यहां ध्यान से आपको इस तरह से लहरेदार संरचना बनानी है, और उसको रिवर्स लाओ ऐसे काटते हुए। बनाया आपने, और बिल्कुल वैसे ही आपको करना है इसके निचले साइड भी। ये क्लियर। और जैसा यहां किया है, मैं थोड़ा गति को बढ़ा देता हूं। बाकी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूं। अब यहां बात समझना है कि यहां पर देखें, यहां पर एक भाग ऐसा कर दीजिए और यहां भी एक भाग। अब आपको देखना है कि गुणसूत्र आपको कैसे दिखता है। गुणसूत्र कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहां पर समझना है कि ये जो भाग है जो दोनों, ये क्या है? क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड है, ये क्या है? क्रोमेटिड। और यहां का एक तंतु, यहां का एक तंतु, यह है क्रोमेटिन, या आप उसको कहेंगे क्रोमोनिमा। या क्या कहेंगे आप? क्रोमोनिमा। ठीक है, एक बात, ये बीच वाला जो भाग होता है ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है ये? सेंट्रो। ठीक है, अब इसकी जब बात आती है तो आप देखिए कि यहां सेंटर पॉइंट है। अब यहां यदि हम यहां से बीच से इसको ब्रेक कर देते हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको जब ब्रेक कर देंगे तो इसके लिए कुल मिला के ये हो गया आपका कौन सा? सेंट्रोमियर। और ये ऊपर और नीचे वाले भाग को हम जनरली ऐसा कर देते बस। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि ये जो दोनों लूप्स हैं, छोटा या बड़ा होने की वजह से इसके 4 प्रकार थे, वो हमने उसमें देखा था। आज हमारा टारगेट इस लेक्चर में वो नहीं है।
हमारा टारगेट ये है कि एक्चुअली इसके इंटरनल पॉइंट क्या होंगे, ठीक। यानी आपके पास में ये एक कोशिका है, कोशिका के बीच में नाभिक है और नाभिक के बीच में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम्स की संरचना कैसी होगी, उसके एक एक पॉइंट का वर्णन होगा। तो पहली बात तो जैसे ही हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कितने क्रोमेटिड हैं, ये 2, एक इधर वाला और एक इधर, यानी बीच से ऐसे कर दें तो ये एक क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड, यानी इसमें अगर ऐसा दिख रहा है मतलब गुणसूत्र कितने हैं इसमें 2n। लेकिन यदि ऐसा होता है ओनली ऐसा, ये यहां होता ओनली इस तरीके से, ये तो ये पूरा कितना है 1 है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना ये हमारे अभी काम का नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे में कौन से होते हैं 2n। अब इसका इंटरनल पॉइंट, और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये आया कहां से है, ये इतना ही भाग मैंने बताया है, तो ये वास्तव में गुणसूत्र का एक छोटा सा खंड है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट गुणसूत्र कैसा दिखेगा और उस पे हम करेंगे डेवलप। हम देखते हैं कि वो कंप्लीट गुणसूत्र जिसके बारे में आज हमारा टारगेट है और जो होना है वो कैसे होगा। तो देखिए, गुणसूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक आवरण, एक सबसे पहले बाहर का एक आवरण बनाएंगे। वो आवरण कैसे बनेगा उसके लिए आप देखें, सबसे पहला काम जो होगा आपका वो ये कि ध्यान देंगे आप थोड़ा, इस तरह से एक रचना का आप निर्माण, और यहां आके थोड़ा संकीर्णन कर देना है, और संकीर्णन होने के बाद फिर ऐसे भाग, छोटा भाग, फिर एक और भाग लें और फिर वही कहानी स्टार्ट, ठीक है। और अब आगे जाकर आप चाहें इसके एक भाग को एक लूपिंग के द्वारा कुछ इस तरह की रचना दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बाहर का आवरण बनाएंगे। अब ये बाहर का आवरण बनाएंगे हमें, ये बना बाहर का आवरण, बस कुछ नहीं है, सराउंडिंग है। जहां जहां जैसा बना है आप सबसे पहले सराउंडिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। चित्र आप मेरे से बहुत सुंदर बना लेंगे, लेकिन कंटेंट मेरे को भरोसा है कि मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा। इस लेक्चर के अंदर समझ आएगा वास्तव में कि साइंस की गहराइयां होती कैसी है और बड़े कंपटीशन एग्जामिनेशन निकलते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले समझ लें, ये जो बाहर का जो आवरण है, ये बाहर का जो आवरण केवल, ये आवरण को कहा गया है पेलिकल। कौन सा आवरण है ये? पेलिकल। इसको माना गया है कि ये किससे बना हुआ है? ये प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन से बना हुआ बाहर एक आवरण होगा और उसके अंदर में लिक्विड सा पदार्थ होगा। उसके अंदर क्या होगा? ये अभी अब तंतु, इस पे मत जाओ, क्या है वो मत देखो आप अभी। इसके अंदर जो पूरा सब्सटेंस भरा हुआ है, यहां पूरा ये जो पूरा सब्सटेंस यहां भरा होगा ना, ये पूरे इसमें, वो सब्सटेंस में अंदर जाकर के मैं यहां पॉइंट बनाता हूं। ये एक पॉइंट नहीं है, इसके अंदर के सारा जो मटेरियल है, जिसमें प्रोटीन होंगे, एंजाइम होंगे, जल होगा, उसमें खनिज होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आघात्री भी कहा जाता है, इसको हिंदी में आधार द्रव भी कहते हैं। तो पहले बाहर का आवरण क्या कहलाएगा आपका? पेलिकल। वो किससे बना है? प्रोटीन का। वो चारों ओर का क्या है? इसका आवरण है। कौन सा आवरण है? सुरक्षात्मक आवरण है। ये वो भाग होता है जो एक क्रोमोसोम्स को दूसरे क्रोमोसोम से अलग रखता है। ये इसका विशिष्टता का लक्षण है।
इसके अंदर का जो पदार्थ है उसको क्या नाम दिया आपने? हिंदी में आधार द्रव भी कहेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि एंजाइम होंगे, खनिज होता है, जल और इन पूरों का एक कलेक्शन होता है। अब वो होने के बाद तो हम अपने नोट्स में अब देखेंगे तो ये पॉइंट नंबर R6 होगा, ये और पॉइंट नंबर R। नोट्स में जो पॉइंट दिए गए हैं आपको बैक साइड में, उसका एक एक पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन क्रम होगा हमारे हिसाब से। तो ध्यान रखना है कि पहला क्या हुआ आपका, पेलिकल, बात क्लियर है। सेकंड, अंदर का मैट्रिक्स क्या होता है ये भी क्लियर है। अब हम आते हैं, ये कुछ रचनाएं जो दिख रही है ना आपको, तंतुवत रचना। अब एक मिनट समझ लें अच्छे से, इस बात को समझना। यहां जो मैंने अंदर डायग्राम बनाए थे उसको मैं एक बार दोहरा करूंगा। उसको क्या करने वाला हूं, दोहरा करने के लिए हम एक कलर और यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें ये दोहरा होगा ऐसा, उसके ऊपर ठीक आप ऐसा दोहरा बनाना। समझ गए? पूरे डायग्राम में आप ऐसा कर लेंगे, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। ठीक, कंप्लीट डायग्राम में ऐसे कर लेंगे कंप्लीट। आप जब आप बनाएंगे पूरा कंप्लीट कर, इसका मतलब यह हुआ जैसे दो रस्सियां होती हैं, तो दो रस्सियां आप ले लो। अच्छा, दो रस्सी को ऐसे सीधे रखो और दूसरा तरीका था मोड़ के रखो। रस्सी होती है नायलॉन की, आपने देखा है, उसको किस तरीके से रखते हो। जब आप ऐसे करोगे तो छोटी छोटी गठान बन जाएगी कि नहीं? तो सुन, यानी बात को समझना है कि ये जो है, इत्मीनान से इस बात को समझो, मैं इतना ही बना रहा हूं। ये देखो, ये कंप्लीट जो है ना, ये इनका नाम होता है क्रोमेटिड। इस कंप्लीट का नाम क्या है? क्रोमेटिड है। लेकिन उसमें कितने रस्सियां होंगी निकालेंगे तो पर्टिकुलर एक तंतु क्या कहलाएगा? क्रोमोनिमा। यानी पर्टिकुलर एक, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? यानी ये भाग इतना जो है कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? और उसका एक भाग क्या कहलाएगा? क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा। ठीक, बात आती है ये क्रोमोनिमा किससे बना होगा? ये बना है प्रोटीन का। किस प्रोटीन का? क्रोमेटिन प्रोटीन का। यानी क्रोमेटिन किसका नाम है? प्रोटीन का नाम है। और एक बात मेरी याद रखना, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, कभी भी किसी का भी अगर तंतु बना है ना, रेशा अगर बना है, तो वो प्रोटीन का ही बना होगा। आपकी बॉडी में भी होते हैं, इलास्टिन तंतु होता है, हाँ, कोलेजन तंतु होता है। कहां होता है? इलास्टिन कोलेजन। हाथ है मेरा ये, मैं ऐसे करके ऐसे कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि यहां कहीं ना कहीं क्या है? तंतु है। ठीक है, वो इलास्टिन तंतु है, कोलेजन तंतु है। बिल्कुल स्किनी तो है ये, है ना? देखें, तो यहां बात समझना है, ये बात को ध्यान समझना है, कंफ्यूजन बहुत है। क्योंकि ये जो डबल करके पूरा कंप्लीट लेयर है ना, वो कंप्लीटली क्या है? क्रोमेटिड है। और उसको अलग अलग ऐसे तंतु निकाल लें तो सेपरेट अलग अलग हो जाएगा कि नहीं है? यानी अगर इसको मैं अलग करना चाहूं तो ऐसे अलग, और ये वाला, तो इनको अलग अलग क्या कहेंगे? क्रोमोनिमा। और ये दोनों जब जुड़ के यहां पे जो गठान बनाते हैं, आपकी भाषा में गठान बना रहे हैं, ये एक गांठ बना रहे हैं। इंग्लिश में नोड कहते हैं, नोब, नोब। जो गठान बना रहे हैं ना छोटी सी, वो गठान क्या है जानते हो? वो है क्रोमोमियर। वो क्या है? शब्दों को बहुत अच्छा सीख लो आप। इसमें जो कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना है क्रोमेटिड। और कुंडलित रचना को खोलने पे जो अलग अलग हो जाए वो क्या है? क्रोमोनिमा। किस प्रोटीन से बने हैं ये? क्रोमेटिन प्रोटीन से बने हैं। ठीक, और इनमें जो गांठ पड़ जाती है वो गांठ क्या है? क्रोमोमियर। ठीक, बात क्लियर हो रही है? उसके बाद आप नोट्स देखेंगे ना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले स्ट्रक्चर से आप समझ लें बात को। तो अब यहां अलग अलग नाम दे दें। ये क्या नाम है बोलो? क्रोमो, मैं इसको R1 लिख देता हूं भाई। क्यों? इसका नाम क्या? क्रोमेटिन
क्रोमेटिड, ये देखो R1 में क्या लिखा है, क्रोमेटिड। अब आओ इसका पर्टिकुलर एक तंतु का क्या नाम दे दूं, क्रोमो। ये R1 का ही पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, क्रोमेटिड है और क्रोमोनिमा है, ठीक है, या क्रोमोनिमेटा, एक ही बात है। यहां लिखा है क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा बोलो या क्रोमोनेमा, एक ही बात है। इसमें ये जो गांठ है, ये गांठ, उस गांठ को क्या कहते हो आप, यहां का पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर आपके पास जाएगा क्रोमोमियर, कहां है, ये है, सेंट्रोमियर है, लेकिन ये क्रोमोमियर यहां नाम नहीं दिया है, ये वाला हम लिख देते हैं, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है, क्रोमोमियर है, ठीक है। और ये सकरा हुआ भाग है, जो ये सकरा हुआ, ये जो भाग थोड़ा सा दब गया है ना, जहां पे कुंडलन कम है, उसको हम कहते हैं प्रथम संकीर्णन, प्रथम संकीर्णन, यानी कि फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन, यहां कहीं होगा, आप देख लेंगे। ये सेंट्रोमियर, देखो सेंट्रोमियर भी कह सकते हो, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, उसको आप फर्स्ट कंस्ट्रक्शन भी। तो गुणसूत्र का वो पहला भाग जहां ये दबा हुआ हो, थोड़ा सा दबा है, और यहां पर कुंडलन कम है। अब बोलेंगे सर ये कुंडलन क्या, वो जो लपेटा मार रहा है ना, जो कुंडलन बोलते हैं उसको, तो यहां पे कुंडलित रचना ज्यादा है क्या, तो कुंडलन क्या है यहां, इसका क्या नाम है, या पॉइंट नंबर कौन सा है हमारे पास में, R, उसको हम प्रथम संकीर्णन भी कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन भी कहेंगे, इसको आप सेंट्रोमियर भी कह सकते हो, ठीक। और ये दबा हुआ जो भाग है यहां पर, ये पर्टिकुलर भाग, अभी हम इसके बारे में डेवलप करेंगे काफी, तब आपको हम बताएंगे कि इसको काइनेटोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोफोर, उस पर बात होगी आगे, लेकिन अभी आप पहले स्ट्रक्चर डायग्राम को समझें। तो यहां तक पॉइंट क्लियर, आप समझ लिए हैं कि बाहरी आवरण को पेलिकल कहते हैं, उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स, इसमें जो द्विकुंडलित रचना है उसको क्रोमेटिड, पर्टिकुलर एक तंतु को क्रोमोनिमेटा, उनके बीच जो गांठ बनी है उनको क्रोमोमियर कहते हैं, इसी में जीन्स होते हैं। इनका पहला संकीर्णन क्या कहलाता है, प्रथम संकीर्णन, प्राइमरी, या उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये फिर फूल जाता है और फिर दूसरी बार फिर दब जाता है, ये दूसरी बार फिर से क्या हो गया, देखो ये, तो ये हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको दूसरी बार धंसा हुआ मिल ही जाएगा, हर किसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हुआ तो तब आप इसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, क्या कहेंगे, यानी कि हिंदी में द्वितीयक संकीर्णन। अब देख लें, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अभी डेवलप होगा उसका, पहले पॉइंट पॉइंट क्लियर कर रहे हैं हम आपको। ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये जो भाग फूला हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास सैटेलाइट, और अग्रभाग जो फूला हुआ है वो कहलाएगा टीलोमियर, ठीक। तो ये पार्ट्स पहले आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए कि गुणसूत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। अब बात आती है कि लेक्चर एक्चुअली है किस लेवल का, तो बात को समझना है कि आप स्ट्रक्चर में ऐसे नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर बना लें, उसका अलग अलग नाम आप लिख लें, तो ये हो गया आपका 10th to 12th लेवल, 10वीं से लेके 12वीं लेवल का। लेकिन अब इसी लेक्चर का जो रूप बदल रहा है वो है आपका नीट लेवल का। तो आपको पता चल जाए कि एक नॉर्मल लेवल पढ़ना हो तो जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं, और यदि एक नीट लेवल पे आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर का जो टेम्परामेंट होता है, पावर होता है, सोचने का तरीका होता है, जो गहराइयां होती हैं, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं।
तो यानी इस लेक्चर को यदि एक 10th लेवल का स्टूडेंट देखता है या 10th 11th 12th, तो नॉर्मली लिखना है आपको। क्या लिखना है मैं एक बार आपको बोलकर बता देता हूं। उसके बाद इसी लेक्चर में जो नोट्स आपके सामने हैं ये चलेंगे और इसमें चलेगा नीट लेवल का। तो सबसे पहले देखें कि यदि ये छोटे बच्चों को आ जाता है, बच्चे ही कहें हम तो, क्योंकि हमारे लिए 10th से 12th यानी ये छोटी क्लास ही कहलाती है हमारे लिए। तो देखें क्वेश्चन आपका आएगा, गुणसूत्र की संरचना बनाकर इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका के केंद्रक में कुंडलित रचनाएं पाई जाती हैं। उन कुंडलित रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं और यह गुणसूत्र में निम्न भाग होते हैं। साइड में आप एक डायग्राम बना देना ये वाला। और नंबर 1 पेलिकल, यह प्रोटीन से बना हुआ आवरण होता है जो इसके चारों ओर एक कवर का निर्माण करता है। दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में लिखेंगे गुणसूत्र के अंदर एक द्रवीय पदार्थ होता है जो एंजाइम, प्रोटीन, खनिज और जल से बना होता है। फिर आप लिखेंगे इसके अंदर ये क्रोमेटिन, इनके अंदर दोहरी कुंडलित रचना वाले, दोहरी कुंडलित रचना वाले तंतु होते हैं जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। अगला आएगा क्रोमिनीमेटा। तब आप कहेंगे क्रोमेटिड्स दो तंतुओं से मिलकर बना होता है तो उसके एक तंतु को क्रोमिनीमेटा कहते हैं। फिर हेडिंग डाल देंगे, साइड हेडिंग क्रोमोमियर। तो आप लिखेंगे क्रोमेटिड जहां कुंडलित होती है वहां छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, उन छोटी छोटी गांठों को क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक। फिर अगली हेडिंग क्या डाल देंगे आप, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो उसको क्या लिखेंगे, गुणसूत्र का वह पहला स्थान जहां ये कुछ दबा सा होता है उसे प्रथम संकीर्णन कहते हैं। यहां पर क्रोमेटिड्स का कुंडलन कम होता है। फिर आओगे द्वितीय बता दोगे आप, वैसे फिर उसके अग्रभाग को क्या नाम दोगे आप, सैटेलाइट, और उसके अग्रभाग को आप टीलोमियर। नाम लिख के ये हो गया आपका, डायग्राम बन गया और आपको नंबर मिल गया। ठीक, ये नॉर्मल आंसर हुआ। 11th में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं उनके अंदर के वो पॉइंट्स, यानी अब जो लेवल स्टार्ट हो रहा है वो है कॉम्पिटिटिव लेवल यहां से। ठीक है, तो बात को समझना है, बात को ऐसा समझना है अब हमको, टू द पॉइंट। क्रोमेटिड्स और क्रोमोनिमेटा हर किसी को क्लियर हो चुका है? लेकिन जब आपके पास में यहां पर ये अलग अलग अभी ऐसे हैं, अलग अलग है, तो क्या कहलाते हैं ये, क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्रोमे। लेकिन क्रोमेटिड भी दो प्रकार से होता है कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं, ये दोनों कैसे, उन जुड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एक तरीका यह है, देखें अब इसमें मुझे दूसरा जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ रहा हूं, देखो एक तरीका। दूसरा तरीका आप देखें, दूसरा तरीका देखो, क्या अंतर दिखा दोनों में, वो समांतर है ऐसा, उसी के पैरेलल लिया है मैंने, और एक में ऐसा घुमा दिया है मैंने, गठान गठान बन गई है स्पष्ट। तो एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी, तो ध्यान रखना है जो पैरानेमिक है, पैरानेमिक, इसमें कैसी वाली संरचना है, ये वाली। ठीक है, यहां से आपको बहुत साहित्यिक होने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें पता होना चाहिए बस। अब यहां पे अगर प्लैक्टोनेमिक बोलेंगे, प्लैक्टोनेमिक, तो प्लैक्टोनेमिक यानी ये स्ट्रक्चर से मेरी बात समझ आ गई। उसमें भी दो तंतु हैं, उसमें भी दो तंतु हैं, पर इस तरीके से जुड़े होंगे तो पैरानेमिक, और अगर ऐसे जुड़े होंगे तो प्लैक्टोनेमिक। और यहां लिखा है 800 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी क्या है ये मोटाई। कहने का मतलब कि इनकी जो मोटाई है ना, ये मोटाई, यानी अगर मैं डेवलप बताना चाहूं, ये वाली मोटाई है, ठीक, तो वो जो मोटाई है वो कितनी होती है, 800 एंगस्ट्रॉम।
अगर आप नॉर्मल लेवल पे लेते हैं तो आप इनके जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। तो अब आप समझिए कि क्रोमेटिड के 2 भाग बन गए, उसमें इसकी मोटाई कितनी आ गई, 800 एंगस्ट्रॉम। नीट 2018 में आया था ये। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर क्या था? सेंट्रोमियर मतलब ये बीच वाला भाग है। अभी मैं इसमें इस डायग्राम को हटा के स्पेशल सेंट्रोमियर पे जब बात करूंगा तब आप देखना कि वो क्या चीज है, ठीक, क्योंकि अभी डायग्राम हट जाएगा यहां से। तो ये वाला भाग क्या आएगा, ये वाला भाग जो संकीर्णन वाला भाग है वो सेंट्रोमियर है। उस सेंट्रोमियर का डेवलप होगा, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा वो हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। ये काइनेटाफोर क्या है, स्क्रेडर ने क्या कहा, ये सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए मुझे बनाना होगा एक डायग्राम, ठीक है। तो हम चलते हैं इस गुणसूत्र के बाद, इस गुणसूत्र के ये जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है, उसका डायग्राम कैसा होगा, अब हम आपको वो बता रहे हैं। एक बार देख लें अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो। आओ जरा उस पॉइंट का मजा लें हम। देखेंगे सबसे पहले आप यहां पर कुछ इस तरह की रचना बनाएं, ठीक है, यहां देखें। और इन 4 रचनाओं को मैथ्स वाले जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, इशू नहीं। ये किया आपने, और ये नॉर्मल मिलाना है ऐसे, इसको नॉर्मल मिलाना है ऐसे। बोले सर ये बना क्या रहे हो, बड़ा खतरनाक सा हो रहा है, टेंशन मत लो। यहां पे क्या, ठीक, ये क्या है समझ गया नहीं, ये तो अब उसी के अंदर का पॉइंट लिया था ना, एक दोहरी तंतु यहां निकला था, दोहरी तंतु यहां निकला था, फिर नीचे भी दोहरा और दोहरा, और बीच में 4 पॉइंट्स, ये 4। तो यहां पे जो है ना ये वाला जो भाग है वो क्या है, ये है काइनेटोफोर। ये लिखा है देखो, काइनेटो, स्पेलिंग में सी, ये भाग है। अब आए स्क्रेडर। स्क्रेडर एक जो है वैज्ञानिक का नाम है, उसने ये बताया था कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर किसको कहा जाएगा। तो सेंट्रोमियर इस गुणसूत्र का कौन सा भाग है, एक संघनित भाग है, दबा हुआ भाग है। कैसा भाग है, दबा हुआ। गुणसूत्र का कैसा भाग है, स्थाई है, घना भाग है, दबा हुआ भाग है, और ये परिवर्तित भाग है, क्योंकि वो बीच में कहीं दब गया था इसलिए प्राप्त हुआ है, तो परिवर्तित भाग है। तो स्क्रेडर ने कहा था कि गुणसूत्र स्थायी, घना और परिवर्तित भाग है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर एक स्थायी और घना परिवर्तित भाग है, इस बात को किसने कहा, तो 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए होते हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि वो किसने दिया था, स्क्रेडर ने। एक बात, उसके बाद बात आती है AMDP सेंट्रिक और डिफ्यूज्ड। ये क्या है, ये भाई ये प्रकार, ये क्या है, यानी ये कितने प्रकार के होते। तो भाई कोई गुणसूत्र ऐसा हो कि उसमें ये सेंट्रोमियर है ही नहीं, मान लो कंस्ट्रक्शन जो हुआ था ना दबा हुआ भाग, वो दबा हुआ भाग है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे असेंट्रिक क्रोमोसोम। असेंट्रिक क्रोमोसोम, तो बातें समझे, कोड समझो। AMDP सेंट्रिक यानी कि ए का मतलब है असेंट्रिक, यानी आपके पास कुछ इस तरह की रचना है, कहीं दबाई हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा असेंट्रिक क्रोमोसोम। एक बात क्लियर हुई। अब M का मतलब क्या है, M का मतलब यह है कि एक बार दबा हो केवल, जैसे जब भी हमने स्ट्रक्चर बनाया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन फिर सेकेंड भी हुआ था, एक ही बार फर्स्ट है ना, तो उसमें सेकेंड वाला नहीं है, मतलब कितनी बार दबा हुआ है वो, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसेंट्रिक।
मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो कोड को समझो। डी का मतलब समझ गए, डाई सेंट्रिक यानी 2 बार पिच का हुआ है वो। पी यानी पॉली, केमिस्ट्री का नियम है 1 को मोनो कहते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको पॉली। यानी ऐसा है कि कहीं ये दबा फिर चला, फिर दबा फिर चला, फिर दबा फिर चला, ढेर सारी जगह वो संकीर्णित हो गया है, दब गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा? तो बताओ, ए सेंट्रिक यानी कहीं भी नहीं दबा है, संकीर्णन है ही नहीं। एम सेंट्रिक मतलब मोनोसेंट्रिक, एक जगह है। डी दैट मीन डाई सेंट्रिक, पी दैट मीन पॉलीसेंट्रिक। और डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज का मतलब, डिफ्यूज का मतलब कि ये जो सीधे सीधे तंतु है ना, सीधे ऐसे बन गए हैं वो, ये सीधे सीधे, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो है भी कि नहीं है, वो ढंग से है कि नहीं कुंडलित, ये भी कुछ क्लियर नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड। बहुत होनहार हैं आप लोग। देखें 0.25 से 0.25, 0.2 से 0.25 माइक्रोन इसका क्या है? इसका आकार है भाई। सेंट्रोमियर कितना होता है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की चौड़ाई कितनी होगी? तो 0.2 से 0.25 क्या? माइक्रोन। म्यू लिखा है मतलब माइक्रोन। अभिरंजन नहीं हो सकता है इसमें, क्योंकि कुंडलन नहीं है। जब कुंडलन होता है तो अभिरंजन होता है, और कुंडलन है ही नहीं तो अभिरंजन सवाल ही नहीं उठता है यहां। अच्छा, यहां इस बात को देखें, मेटाफेज लिखा है मतलब जब आपने देखा था सेल का डिवीजन हो रहा था तो कैरियोकाइनेसिस में अलग अलग फेज थे, याद होगा, पुराना मेट, पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसमें कौन सी फेज? मेटाफेज। मेटाफेज की स्थिति में ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में कि किस अवस्था में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनको किसने बताया? तिजियोवा। इसके बारे में जो बताया वो किसने बताया? तिजियो और लीवन ने 1953 में इसके बारे में बताया था। और ये जो आगे है देखेंगे आप, यहां देखो, यहां पर ये जो देख रहे हो आप, ये वाले पॉइंट, ये तंतु, ये बाहर के तंतु, गौर से देखें यहां पे, ये कौन से वाले हैं? आउटर। और ये अंदर वाला कौन सा आएगा? इनर। आउटर और देखें आप यहां, इनर और आउटर जोन होता है। ये बाहर वाले, ये जो बाहर बाहर है, ये कौन से जोन है दोनों? और ये बीच वाला क्या है? इनर जोन होता है। फिर इंटर क्रोमोसोमल फाइब्री क्या है? इंटर क्रोमेरल, ये क्या है? ये बीच वाले तंतु हैं, ये वाले तंतु, ये ऐसे जुड़े रहेंगे, ये बहुत सारे। ये है आपका इंटर क्रोमोरल, ठीक। फाइब्री शब्द कहीं आता मतलब तंतुओं की बात होती है, और तंतु मतलब 101% प्रोटीन ही है, वो प्रोटीन ही है, ये बात तय समझ लेना यहां पे, ठीक। तो इनर क्रोमेरल फाइब्री कहां होगा? ये दोनों का ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इन पॉइंट के बीच में जो है ये वाला पार्ट, ये बाहर वाला नहीं, ये पार्ट। अब आता है सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर यानी जो उसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है वहां पे पाए जाने वाला क्रोमोमियर। और खास बात, उसके बारे में किसने बताया? ये क्या है? देखो, स्पाइंडल फाइबर्स, ये क्या है? और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो बात को अब मेरी समझ लो, यहां पर ये जो मैंने बनाए हैं डॉट्स, ये क्या है? सेंट्रोमियर है, यही क्रोमोमियर है।
ये एक दूसरे से जब जुड़े हैं तो जो तंतुओं से जुड़े हुए हैं ना, तो ये जो तंतु हैं वो तंतु किस प्रोटीन के बने हैं? तो वो बने हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये तंतु किसके बने हैं? अब समझ लें, सेंट्रोमियर जो क्रोमोमियर है वो किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। इनका काम क्या है? स्पाइंडल फाइब्रस बनाना। और स्पाइंडल फाइब्रस का मतलब क्या है? स्पाइंडल यानी समझते हो? एक कल्पना करो, आपके पास में एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है? आपके पास में इतना बड़ा एक धागा है और बीच में आपने क्या बना दिए? एक पत्थर। और ये दो सिरे हैं, तो दो सिरों को मैं दो हैंड में बना लूं और इसको ऐसे ऐसे करके घुमाऊं मैं और फिर थोड़ा सीधा छोड़ दूं, तो पत्थर ऐसे ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो एक रचना बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। इस रचना को हिंदी में कहते हैं तरकू। हिंदी में कहते हैं तरकू और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पाइंडल। तो ये जो स्पाइंडल संरचना बन रही है वो बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर। अच्छा, ये जो तंतु हैं वो किस प्रोटीन के बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने। अब आप सोचें कि जब सिंपल लेवल पे ये लेक्चर चला था तो एक लाइन बस लिख दी गई थी कि भाई ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, गुणसूत्र का वह पहला स्थान जहां पे सकरा होता है उसे प्रथम संकीर्णन कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, कहानी खत्म। लेकिन आपको जब डॉक्टर बनाना है अगर, तो बायोलॉजी में ऐसे पूछेगा क्या? फिर ऐसा पूछेगा तब याद आएगी मेरी ये चीजें कि यार उसके अंदर तो बहुत घुसने की जरूरत है, वरना ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां है ये तो पता ही ना चले कभी लाइफ टाइम। हाँ, यहां पे इसका कुछ पता ना चले, तिजियो और लीवन का क्या रोल है यही नहीं मालूम। तो ध्यान रखना कि तिजियो और लीवन का बहुत बड़ा रोल था फर्स्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में व्याख्या करने पे। तो यहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस मिले। मैं चलता हूं अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी गुणसूत्र अब बात आती है यहां, देखिए ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सेकेंड कंस्ट्रक्शन, यानी गुणसूत्र का वो स्थान यहां दूसरी बार जहां पे ये सकरा हुआ होता है, जहां पर जो क्रोमेटेड है वो थोड़े सीधे हो जाते हैं, फिर से थोड़ी देर के लिए वो कुंडलित नहीं होते हैं, या तो अकुंडलित होंगे या तो बहुत ही कम कुंडलित होंगे। अब देखो यार सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में 1945 में किसने बताया था? रिसेंडर ने। किसने बताया था? और इसको एक नाम और दिया इसको, ओलिगोथेरोजोन कहा। क्या नाम दिया उसने? जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन का एक नाम है, किसने दिया? रिसेंड। कब दिया? 1900। क्या नाम दे दिया? ओलिगोथेरोजोन। जहां भी जोन आता है उसका मतलब क्षेत्र होता है, ध्यान रख लेना। आ गया। इनका क्या काम था? केंद्रिका के निर्माण में सबसे बड़ा रोल, काय के निर्माण में? केंद्रिका का रोल क्या होता है आपको पता है? केंद्रिका का रोल क्या होता है ये कितनों को पता है? सबको पता है बोलना सा, लेकिन बताएंगे नहीं बस, बाकी पता है। बात को समझना, जब कभी ये न्यूक्लियस है और सॉरी ये कोशिका है और ये क्या है? न्यूक्लियस में यहां एक रचना होती है। देखो ये जो कंप्लीट है अंदर उसको आप न्यूक्लियस कहते हो, हिंदी में केंद्रक कहते हो, लेकिन ये अंदर एक रचना और होती है जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हो और हिंदी में केंद्रिका कहते हो। ये केंद्रिका का रोल कब है जानते हो? ये इंतजार करते हैं कि इधर कब कब डीएनए वालों के झगड़े हों। डीएनए वाले का अब झगड़ा जब होता है दो लोगों का तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मालूम मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मेरे को इधर हाथ पकड़ के इधर खींचने का प्रयास करेंगे, वो उसको झगड़ा छुड़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपने जिसने सेल डिवीजन देखा है मेरा लेक्चर, वो समझ रहा होगा इस बात को कि किस तरीके से सेल डिवीजन के समय में पता है
झगड़ा होने वाले थे, लोग वेट करते इतने, आधे आधे पहले ही बढ़ जाते हैं, इसको हम इधर खींचेंगे, उसको हम, तो ये जो होता है इसको केंद्रिका कहते हो। ये पहले दो भाग में बढ़ जाता है, और जब इसका डिवीजन होता है ना, डिवीजन ऐसा होता है, अब यहां से इधर खींचेंगे, इधर वाले इधर खींचेंगे, ठीक, दो तरीके से। अब क्यों खींचेंगे, जुदा होना भी चाहते हैं और नहीं भी, पता चला लड़ाई नहीं हो रही है, मैं ऐसे हाथ पकड़ के, अब मेरे पास ऐसा कोई हाथ पकड़ के, जैसे बेटी की विदाई होती है तो पापा और बेटी देख गले मिल मिल के चिल्ला चिल्ला अगर रो रहे, बेटी मत जा, पापा नहीं जाती छोड़ के, लेकिन इधर फिर समझाते हैं अपने दूसरे रिश्तेदार, नहीं बेटा जाना पड़ेगा, ये तो संस्कार है, और इधर दूसरा समझा रहा है, तो कब तक बेटी को घर में रखेगा, भेजना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तब सोचो कि मेरे ये दो हैंड है, सामने वाले के भी दो हैंड होते, भाई गले पकड़े हुए, फिर इधर खींच रहे हैं मेरे को, तो मेरे हाथ ऐसे होंगे, इसको भी खींचा, इसके हाथ भी ऐसे होंगे या नहीं होंगे, सेम सिचुएशन। तो यहां जब खींचेंगे तो ये इसके दो हाथ यहां, इसके दो हाथ यहां, अभी हाथ नहीं छूटे हैं, जैसे तैसे पकड़े हाथ, वो भी हाथ भी छुड़ा लिए अब जल्लाद जमाने ने, ये ऐसा हो गया। अब फाइनली कैसा होगा इसके अंदर में, ये खींचने वाले देखो कैसा खींच लिए, ये सेंटर वाले तो थे, ये बहुत वो थे, ये इसको खींच रहा है, ये ऐसे जो डीएनए होते जुड़े हैं गुणसूत्र, ऐसा आधा खींचेगा इधर, ऐसा, वही तो विभाजन है। पहले केंद्रक टूटता है, उसके बाद कोशिका टूटती है। केंद्रक का टूटना कैरियोकाइनेसिस है, कोशिका का टूटना साइटोकाइनेसिस है। तो अब देखें, ये जब ऐसे टूटे तो ऐसा तोड़ने के लिए ये जो बने हैं ये तंतु ऐसे बहुत सारे होंगे ना, यानी सामूहिक विवाह है, सामूहिक, ढेर सारे पापा और ढेर सारी बेटी हैं, एक तो नहीं, तो ऐसा खींच रहे हैं तो ढेर सारे अलग अलग होंगे। तो ये यहां, तो ये जो तंतु का निर्माण हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियोलस, यानी मैं ये सिखाना चाहता हूं कि जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन है वहां का रोल क्या है, वो केंद्रिका के निर्माण में सहायक है और केंद्रिका विभाजन के लिए सहायक। यानी इस केंद्रिका का निर्माण कहां से होता है, ये जो केंद्रिका है फिर दो भाग में टूटा, तो केंद्रिका का निर्माण कहां से होता है, क्योंकि बात अभी की नहीं है, ये टूट जाएगा, लेकिन उनसे भी तो आने वाले समय में बच्चे होने वाले हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर दादा दादी बनते कैसे, अगर हमारे मम्मी पापा थे, नहीं हुआ सेंट्रियल तो फिर कहानी खत्म, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब बात को समझना, केंद्रक का निर्माण में इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में नॉर। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, यानी न्यूक्लियस को बनाने वाला संगठन कहलाता है, और वो कहलाता है नॉर। अब देखें ये कैसा होता है, अकुंडलित होगा या तो बहुत ही कम कुंडलित, अभिरंजन इनमें नहीं होता। भाई कॉमन सेंस है, रटने की जरूरत नहीं, जहां कुंडलित होगा वहां अभिरंजन होगा, लेकिन जहां पे वो खुले रूप में है वहां पे अभिरंजन नहीं होता किसी भी कंस्ट्रक्शन। इसमें आरएनए अधिक होता है, मतलब इसमें राइबोसोमल आरएनए अधिक होता है। कौन सा वाला, राइबोसोमल आरएनए अधिक मात्रा में होगा। क्लियर है। तो अब हमारा पॉइंट नंबर कितना हुआ यहां पे, 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 जिसका नाम है सैटेलाइट। तो आपने देखा था कि जो सेकेंड कंस्ट्रक्शन है यानी द्वितीय संकीर्णन, उसका आगे का फूला हुआ भाग था, फिर सामने एक गोलाकार भाग निकला था। तो सेकेंड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जो फूला भाग निकलेगा ये सेकेंड कंस्ट्रक्शन। देखें ये आपका, ये इस तरह से आया, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्शन था, फर्स्ट। फिर ये कौन सा हो गया यहां पे, सेकेंड। और यहां से जो भाग निकलेगा वो भाग क्या था, सेट, सैटेलाइट, यानी कि सेट, SAT, ये क्या है, ये क्या है, सेट। सैटेलाइट मतलब आगे का फूला हुआ भाग है इसमें, ठीक। सेट डीएनए का मतलब वो डीएनए जिसमें सैटेलाइट होता है,
SAT का मतलब क्या है? ये वो DNA है या वो गुणसूत्र है जिसमें सैटेलाइट होगा। कईयों में सैटेलाइट होते ही नहीं है, क्योंकि कईयों में सेकेंड कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। ठीक, ये कहां होगा? हमारा जो ह्यूमंस है उसमें 1, 10, 13, 16 और Y। अब बोलिए क्या है? तो याद होगा कि 44 धन XX और 44 धन XY ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये 22 जोड़ा ये और ये, तो कुल मिला के कितने पेयर हो गए भाई? अगर वहां 23 पेयर हुए हैं तो पहला जोड़ा, ध्यान रखना, पहला 10वां 13वां और 16वां, याद रखना, पहला 10वां 13वां 16। और वाई गुणसूत्र लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। ठीक है, पहला 10वां 13 और 16वां, इनमें सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र होते हैं इन नंबर्स पे। कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निम्न में से किसमें सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र होंगे, और वहां दिया रहेगा 11, 12, 13, 14वें गुणसूत्र पे। तब इनमें से आपको क्रम याद हो तो यहां का कौन सा मैच कर रहा है? मतलब 13वें वाले में क्या होता है? सेट होता है, मतलब कि सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र होता है। देखिए, इसको हम सिन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको कहते हैं। इसका यह मतलब होता है, इसके इस DNA की एक खास बात होती है कि ये विदाउट थाइमिन के होता है। अब कई स्टूडेंट्स को लगता होगा सर ये थाइमिन क्या है? तो अभी आप लोग छोटी क्लास में प्रॉब्लम है, लेकिन जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है नीट लेवल का, उसमें DNA का जब डिटेल किया गया था तो DNA में ये बात बताई गई थी, 2 प्रकार के क्षार होते हैं, एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन क्षार क्या था? AG, मतलब एडेनिन और गुआनिन। लेकिन जो पिरिमिडीन क्षार था वो क्या था? कट, CUT, कट। साइटोसिल वहां होता नहीं था, सॉरी यूरेसिल नहीं होता था, साइटोसिल और थाइमीन। पर अगर वो थाइमीन भी नहीं है, अगर वो थाइमीन भी, देखो WTA विदाउट थाइमीन एसिड DNA, विदाउट थाइमीन एसिड DNA, यानी थाइमीन एसिड वहां पे नहीं है। वो गुणसूत्र होते हैं किसमें? सैटेलाइट। ठीक, बहुत गहराइयां हैं, ध्यान रखना। इसे ट्रबेंट भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? ट्रबेंट। ठीक, लिखा है सम टाइम कॉल्ड, यानी ट्रबेंट शब्द कहीं आ रहा है, मतलब वो इस सैटेलाइट का ही नाम है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम कहां? टीलोमियर। तो आपने देखा था कि सैटेलाइट जो था उसका अग्रभाग फूला हुआ था, और वो फूला हुआ भाग क्या था? टीलोमियर था। टीलो ये ध्रुवता को बनाए रखता है। ध्रुवता को बनाए रखने का मतलब है एक क्रोमोसोम्स के बाहर ऐसा आवरण तैयार करता है जिससे कि वो दूसरे क्रोमोसोम से न जुड़े। बाहर ऐसा आवरण तैयार रखता है कि दूसरा अगर आएगा भी तो उसको जोड़ने वहां पे नहीं देता है। ध्रुवता को बनाए रखता है, यानी पृथक गुणसूत्र होता है, यानी गुणसूत्रों को पृथक रखता है। ये कैसा होगा? नुकीला। ये कैसे होंगे? ग्रंथिल। ग्रंथिल का मतलब समझते हैं, छोटी छोटी गांठें होती है ना, जैसे कि माला होती, तो माले को अगर आप हाथ लगाओगे तो छोटी छोटी गांठें मिलेंगी, वो होती है ग्रंथिल। टीलोमरेज एंजाइम, इसका मतलब है कि इसमें जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम क्या है? टीलोमरेज। और यह होता है वास्तव में राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। लिखा है कि ये RNP होते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं। और यहां पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ बहुत ही दमदार पॉइंट है, नया नवेला पॉइंट है, जो आपके पुराने राइटर्स में आपको नहीं मिलेगा। आप पुराने राइटर्स में कुछ साल पहले बुक छपी हैं, उस पे ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। रिचर्ड कैथन ने 2003 में एक बात बताई थी। 2003 में एक बात बताया था कि जैसे जैसे जीर्णता होती है वैसे वैसे ये जो टीलोमियर होता है उसका साइज छोटा होते जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये जीर्णता क्या है? तो आप ये जानते हैं कि जब किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु उसकी तय है। उसकी औसत आयु के आधार पे
उसके बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे बहुत ग्रोथ करते हैं। भैया बचपना होता है, भ्रूण अवस्था, बचपना, जवानी आती है, काफी ग्रोथ करते हो, एक टाइम आता है कि आपकी कोशिका धीरे धीरे क्या होने लगती है, निष्क्रिय होने लगती है। अब वो काम ज्यादा नहीं, उम्र के हिसाब से थकान बोले, बुढ़ापा बोलो आप उसको, जीर्णता को। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे जो टीलोमियर होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। कई बार पूछा जाता है जीर्णता के आधार पर गुणसूत्र का कौन सा भाग छोटा होने लगता है, और दिया रहेगा आपको क्रोमेटिड, फिर सेंट्रोमियर, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर। तो फिर आंसर टीलोमियर है, टीलोमियर। ये पॉइंट बहुत खास पॉइंट है यहां का। इसके बाद बात आती है, हैंडरसन ने एक बात बताया था। हैंडरसन ने यह बताया था कि जो टीलोमियर्स होता है इसमें क्रोमेटिन तो होता ही है, लेकिन क्रोमेटिन में क्या होता है, रिपीटिंग डीएनए होते हैं, पुनरावृत्त डीएनए होते हैं, डीएनए से बने हुए डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटिंग डीएनए, जिसमें कैपिटल जी मतलब क्या होता था, गुआनिन। गुआनिन अधिक होता है, ये बात समझना है। और ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, ये इस तरह से हेयर पिन, और यहां पर पतले पतले ये होंगे। और यहां पर बात आती है, ये होंगे मान लो अगर 5 से 3, अगर ये कहां है 5 से 3, तो इसमें क्या होने वाले हैं, यहां पे नाइट्रोजन युक्त क्षार होंगे। कौन कौन होंगे नाइट्रोजन युक्त क्षार, टीटीएजी, टीटीएजी। अब रटने की जरूरत नहीं है कि टीटीएजी छोटा होगा, इतना बस ध्यान रखना है कि यहां पे क्या नहीं है, साइटोसिन नहीं दिख रहा है आपको। यहां पे टी टी क्रम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, रटना नहीं है कि टी टी ए जी जी ही लिखना है, टी ए और जी यूज होना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी यूज हो जाए। और ये हेयर लाइक पिन के जैसे आपको दिखेगा। इसकी संख्या होगी, सॉरी संख्या नहीं, दिशा होगी 5 से 3। इसकी सहायता से गुणसूत्र जो होता है पूर्वावस्था में किससे जुड़ा होगा, पूर्वावस्था का मतलब आप जानते हैं इंटरफेज। कोशिका डिवीजन के पहले की जो अवस्था होती है उसको हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं, इंग्लिश में इंटरफेज कहते हैं। डिवीजन के समय आपने देखा है उसको। और उस इंटरफेज में झिल्ली से जुड़ने का जो काम करेगा, केंद्र की झिल्ली से जुड़ने का जो काम करेगा, वो काम कौन करता है, वो काम करता है टीलोमियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कंप्लीट लेक्चर हुआ है क्रोमोसोम्स का। इसके 2 भाग थे। फर्स्ट भाग बहुत नॉर्मल है जो आपका 10 से 12 तक है, लेकिन इसका जो सेकेंड भाग बना है वो कॉम्पिटिटिव है। आप नॉर्मल पढ़ के जितने क्वेश्चंस आपने यहां देखे हैं उसके 2% क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे, ठीक। तो और ऐसा पढ़ने के बाद ही आप बड़े एग्जामिनेशन में जा सकते हो, गहराइयों से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, वरना क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि पूछा क्या है उसने। क्योंकि हम सिंपल नॉर्मल गाइडों से पढ़ के जाते हैं, ऊपरी ऊपरी नॉलेज होता है उसका सिंपल सा, और वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। यानी हम किसी बड़े काम को नहीं कर सकते। कोई बुक गलत नहीं होती है, लेकिन कहीं भी 100-150 पेज की बायोलॉजी पढ़ना और 1000 पेज की बायोलॉजी पढ़ना और 5000 पेज की बायोलॉजी पढ़ने में अंतर तो है। अगर पेज ज्यादा भरे मतलब कंटेंट भी उसमें ज्यादा ही